तो दर्शकों नमस्ते प्रणाम, मैं आपका अपना ठाकुर प्रखर सिंह और रात के 10 बज चुके और कहानी का जो सिलसिला है बदस्तूर जारी है। आज की कहानी शुरू करूं उससे पहले आपसे एक अजीब सी कहानी शेयर करूंगा और इस कहानी के माध्यम से आपसे एक सवाल पूछूंगा कि आखिर गलती इस पूरी कहानी में थी किसकी। कहानी हरियाणा की है। हरियाणा में एक फैमिली रहा करती थी और मैं उस फैमिली के बारे में ज़्यादा आपको नहीं बताऊंगा, लेकिन उस फैमिली में टोटल 4 बच्चे थे। बच्चों की माँ थी, बच्चों का पिता था। ये तमाम लोग ठीक ठाक तरीके से उस फैमिली में रहा करते थे, न किसी से कोई लड़ाई, न किसी से कोई झगड़ा। जितने भी लोग थे पैसे कम थे लेकिन ठीक ठाक तरीके से अपने जीवन यापन को किया करते, ज़्यादा किसी से कोई मतलब नहीं। लेकिन अभी 31 जुलाई की बात है, अभी यही जो चंद दिन पहले 31 जुलाई गुजरा। इस 31 जुलाई को अब चूंकि जो परिवार था उसमें ज़्यादा कोई पढ़ा लिखा या फिर ज़्यादा कोई कमाने वाला था नहीं, तो परिवार के सभी लोग थोड़ा थोड़ा करके अपने परिवार की मदद के लिए पैसे कमाते थे। परिवार का जो मुखिया था वो अलग नौकरी पे जाता, जो बच्चों की माँ थी वो अलग जाती, जो एक बेटा बड़ा था वो अलग जाता। थोड़े थोड़े पैसे करके शाम तक ये लोग इकट्ठा करते 1000-2000। उसी हिसाब से फिर परिवार का खर्च चलाते। घर में 2-2 बेटियां थी, उनको पालना पोसना, उनकी शादी की तैयारी करना। क्योंकि एक बेटी लगभग 8-9 साल की थी, दूसरी 11 साल की थी। तो आमतौर पर मिडिल क्लास फैमिली जो होती है शुरुआत से ही तैयारी करने जुट जाती है। बेटियाँ पैदा हुई तो वहीं से फिर थोड़ा थोड़ा करके इकट्ठा करते हैं, तब शादी तक ठीक ठाक सोना या फिर थोड़े ठाक जो कुछ पैसे देने होते हैं शादी में खर्च होते हैं, अनाज, ये तमाम चीज़ें फिर इकट्ठा करते हैं। यहीं से फिर शादी होती है। क्योंकि एक बैग 20 लाख 30 लाख रुपए इकट्ठा करना एक परिवार के लिए बड़ी मुश्किल बात है। तो ये परिवार भी ठीक ठाक मेहनत करके पैसे इकट्ठा कर रहा था। लेकिन अभी 31 जुलाई की बात है। इस घर का जो बेटा था सौरभ, वो शाम को जब वापस लौटता है तो घर में आवाज़ लगाता है। अच्छा, घर का जो नियम था, जो प्रोटोकॉल था, उस हिसाब से पिता बाहर कमाने जाता था, सौरभ भी कहीं इधर उधर जाता था। माँ भी शाम को बर्तन मांजने जाती थी। तो घर में 2 बहनें रहा करती थी। सौरभ आता है, आने के बाद आवाज़ लगाता है। आवाज़ लगाया तो अंदर से किसी ने रिस्पॉन्स दिया नहीं। थक के आया था, गुस्से में थोड़ा झुंझुनाता है कि कैसी बहन है, पानी तक देने नहीं आ सकती। गुस्से में अंदर जाता है। अंदर जैसे ही जाता है थोड़ी देर बाद बदहवास चीखता हुआ बाहर निकलता है। निकलने के बाद जैसे ही बाहर आता है, बदहवास मानो काटो तो खून नहीं, चीख रहा था, चिल्ला रहा था, रो रहा था। आसपास के तमाम लोग जब ये चीज़ देखते हैं, देखने के बाद फौरन पूछते हैं क्या हुआ। वो कुछ बता नहीं पाता। उसके बाद फिर तमाम लोग जब बार बार पूछते हैं तो हाथ से घर के अंदर की तरफ इशारा करता है। कुछ लोग जो थोड़े से हिम्मत वाले थे वो घर के अंदर जाते हैं देखने के लिए कि भाई क्या हुआ। जैसे ही अंदर जाते हैं, जाने के बाद देखते हैं कि 2 बहनों की लाश पड़ी थी। एक लड़की जिसकी उम्र 8 से 9 साल और दूसरी की उम्र लगभग 11 साल। 2 लड़कियों की लाश पड़ी थी। फौरन ये लोग उस घर के मुखिया को फ़ोन करते। मुखिया बेचारा भागा भागा आया, तब तक माँ भी आ गई। अपने दोनों बेटियों की लाश देखने के बाद मानो दुखों का पहाड़ टूट पड़ा था। इसी दौरान किसी ने पुलिस को फ़ोन कर दिया। पुलिस आती है। आने के बाद अब बॉडी अपने कब्जे में लेती है। क्योंकि जो गर्दन थी वो कटी हुई थी और नाक से भी खून निकल रहा था। मामला सीधा सीधा कत्ल का। गांव वालों के भी होश फाक था कि गांव के बीचों बीच एक परिवार में 2 बच्चियों का कत्ल। बहरहाल जैसे तैसे करके पुलिस वाले घर वालों को समझा के बॉडी अपने साथ लेके जाते हैं। बॉडी का पोस्टमार्टम करवाते हैं और इधर कत्ल की अब तफ्तीश शुरू करते हैं। सबसे पहले परिवार वालों से पूछा कि आपको किसी पे कुछ डाउट या फिर कोई शक। तो परिवार वालों ने साफ कहा कि एक लड़का था विकास, उसी से झगड़ा हुआ था अभी सुबह ही, तो हो सकता है कि उसी ने कुछ किया हो। बहरहाल पुलिस वालों ने अब विकास का जब नाम सुना तो उसको उठाया, उससे पूछताछ करी, उसको अच्छे से इंटरोगेट किया, लेकिन कोई ऐसी चीज़ संदिग्ध मिली नहीं। जब कोई ऐसी चीज़ मिली नहीं तो फिर उसको छोड़ दिया। बाकी अलग अलग पहलुओं पर और जांच पड़ताल करते रहे। इसके बाद लगातार जांच पड़ताल करते हुए परिवार वालों का भी उन्होंने बयान लेना शुरू किया। सबसे पहले माँ से पूछा, फिर पिता से पूछा, भाई से पूछा कि आपकी किसी से कोई दुश्मनी, कोई रंजिश। इधर जब तमाम लोगों का बयान ले रहे थे तो पिता भी अपने हिसाब से बयान ठीक ठाक दे रहा था, भाई सौरभ भी दे रहा था। लेकिन जो माँ थी उसके बयान में बड़ी उलझन थी। कभी वो कुछ और बोलती, कभी कुछ और बोलती। अब इसी बात को पुलिस वालों ने पकड़ा कि यार तमाम लोग तो ठीक बोल रहे हैं,
लेकिन जो बच्चों की माँ है वो अलग अलग कहानियाँ क्यों बुन रही है? तो कहीं ऐसा तो नहीं कि ये कुछ जानती हो? उन्होंने अब उस माँ से ठीक ठाक तबीयत से पूछताछ करी। जब तबीयत से पूछताछ करी तो शुरुआत में तो माँ ने इधर उधर की बातें घुमाई, लेकिन फिर अंत में कहा कि मैंने ही अपनी बेटी को मारा है। अब एक माँ अपनी बेटी को क्यों मारेगी? ये सवाल बड़ा था। परिवार वालों से लेकर पुलिस वाले इस सवाल के पीछे परेशान थे। जब पूछा गया तब जो कहानी निकल के सामने आई, ये कहानी बहुत कुछ सिखा के जाएगी। दरअसल जो माँ थी, जब दोनों बेटियों का जन्म हुआ तो जो उसका पति था काफ़ी शराबी था। शराब पीने की वजह से आए दिन वो तंज कसता था कि ये जो दोनों बेटियां मेरी नहीं है, ये तुम कहीं और से संबंध बना के आई हो, किसी और से तुम्हारा अफेयर है, उस वजह से। एक दो बार उसने कहा तो इसने इग्नोर किया, लेकिन लगातार जब वो बोलता रहा, लगातार वो कहता रहा कि किसी और से अफेयर है, किसी और से संबंध है, तो कहीं ना कहीं वो बातें घर कर गई उसके दिमाग में माँ के। अब आए दिन जब वो ड्रिंक करके आता तो मारता पीटता, फिर यही बात उठाता कि किसी से तुम्हारा अफेयर है, ये बच्चियाँ मेरी नहीं है। तो एक दिन जब इस माँ को लग गया कि अब ये पति मुझे चैन की ज़िंदगी नहीं जीने देगा, तो एक दिन वही माँ जो अपने दोनों बेटियों को अपने कोख में रखती है, दूध पिला के बड़ा करती है, सोचती है कि आज इन्हीं को मार के ख़त्म कर दूँ, कम से कम शक और ताने की कोई चीज़ तो नहीं बचेगी। लिहाजा उसने गुस्से में अपनी पहले छोटी बेटी को मारा और फिर बड़ी बेटी को मार दिया। अब पुलिस वाले उस महिला को गिरफ्तार करके ले गए। 2 कत्ल है, 302 का चार्ज है। लेकिन आप सोच के देखिए, और आपसे मेरा सीधा सवाल है कि गलती किसकी है? उस माँ की जिसने कत्ल किया, या फिर उस पिता की जो बार बार एक महिला के चरित्र पे दाग लगाते हुए शराब के नशे में उसके ऊपर लांछन लगाता रहा और अंत में उस महिला ने गुस्से में कत्ल ही कर दिया? गलती किसकी है? कमेंट जरूर कीजिएगा। ये सवाल था, मुझे लगा आपसे जरूर पूछना चाहिए, क्योंकि आए दिन हम लोग गुस्से में किसी से कुछ भी बोल सकते हैं, कुछ भी कह देते हैं, किसी पे चोरी का इल्ज़ाम मजाक में ही लगा देते हैं, लेकिन वो इल्ज़ाम किसी के ज़मीर पे इस कदर चोट करता है कि आदमी कुछ भी करने को मजबूर हो जाए। खैर, अब आते हैं आज की कहानी की बात करते हैं। और आज की कहानी वास्तव में एक ऐसी कहानी है जैसी कहानी शायद आपने सुनी ही नहीं होगी। आमतौर में हमने भूत प्रेत इन तमाम चीज़ों की किस्से कहानियाँ खूब सुने, खूब बढ़ चढ़ के ऐसी कहानियों को जाना जिसमें भूत प्रेत का जिक्र हुआ। लेकिन एक बात बताइए, क्या कोई भूत, कोई प्रेत, कोई चुड़ैल थाने पहुँच के FIR कर दे, थाने पहुँच के वो अपना बयान दर्ज करवाए, यानी जो केस का इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर हो, IO हो, उसके सामने एक भूत जाए, अपना बयान दर्ज करवाए, बयान नोट करने के बाद उस बयान को कोर्ट के सामने रखा जाए, कोर्ट भी उस बयान को मानने के बाद फिर सज़ा सुनाए, और तमाम चीज़ों के पीछे जो FIR करने वाला हो वो एक भूत हो? और ऐसा भी नहीं कि कहानी बहुत पुरानी, साल 2014 के बाद की कहानी है। तो पूरी कहानी क्या है, अब आपको सिलसिलेवार तरीके से सुनाता हूँ। इस कहानी की असल शुरुआत होती है गोरखपुर से। गोरखपुर के जस्ट बगल एक दूसरा इलाका है, एक दूसरी जगह है, कुशीनगर। और इसी कुशीनगर में एक इलाका और भी है, हाटा। और इसी हाटा इलाके में एक फैमिली रहा करती थी, पुरुषोत्तम सिंह की। और उन्हीं के बगल एक दूसरी फैमिली, शब्द प्रकाश की। दोनों फैमिली के बीच आए दिन कुछ लड़ाई झगड़े शुरू से ही कई पीढ़ियों से चल रहे थे। ज़मीन को लेके अक्सर विवाद होता था। अच्छा, विवाद होने के पीछे गांव में सबसे बड़ी वजह यह होती है कि कागज़ में जितनी ज़मीन होती है उतनी ज़मीन असल में कभी होती ही नहीं है। मतलब ग्राउंड लेवल पे आप देखें तो उतनी ज़मीन उपलब्ध ही नहीं होती। कागज़ में अगर किसी का कह दिया गया कि 5 मीटर है तो वो व्यक्ति अपना 5 मीटर मान रहा है। बगल वाले को कह दिया गया कि भाई तुम्हारा भी 3 मीटर है, वो भी अपना 3 मीटर मान रहा है। अब पहले जब सड़क थी छोटी या फिर ईंट वाली, जिसे खड़ंजा बोलते थे, उस सड़क से उसने अपने नापा, उसका 5 मीटर पूरा हो गया। उसके बाद उधर से उसने 3 मीटर नाप लिया, उसका 3 मीटर पूरा हो गया। दोनों प्राणी खुश। लेकिन जब सड़कें चौड़ी हुई तो अगल बगल से लगभग 1 मीटर तक मिट्टी वो लोग निकाल लेते हैं और वो फिर सरकारी ज़मीन मानी जाती है। बहुत बार ऐसा होता है कि सरकारी ज़मीन पे भी लोग काम करते रहते हैं, लेकिन जब सरकारें एक्टिव होती हैं, सड़क का काम होता है, तब पता चलता है कि भाई ज़मीन तो कब्जा हुई थी। तो ऐसे हाल में जब 1 मीटर सड़क चौड़ी कर दी गई तो ये जो व्यक्ति है पहला वाला, अब ये व्यक्ति उस जगह से अपना 5 मीटर नापेगा। लेकिन जब इसने अपना 5 मीटर नापा और अपना पूरा कर लिया तो उधर जिसका 3 मीटर था उसके अंदर 1 मीटर घुसेगा। अब 1 मीटर जब ये घुस गया तो उसने जब नापा तो उसका 2 ही मीटर। अब यहीं पे लड़ाई शुरू हो गई,
ना ये अपना 5 मीटर छोड़ने को तैयार, ना ये अपना 3 मीटर। तो ये लड़ाइयाँ फिर चलती रहती हैं, इनका कोई कंक्लूजन नहीं निकलता। और ऐसी ही लड़ाई शब्द प्रकाश और पुरुषोत्तम सिंह के बीच आए दिन हो रही थी। जमीन के टुकड़े को लेकर लड़ाई हो रही थी, कहा सुनी भी हो रही थी। बात धीरे धीरे आगे बढ़ी, लड़ाई झगड़ा भी हुआ, मारपीट भी हो गई। इसी दौरान जब शब्द प्रकाश की फैमिली कमज़ोर हुई, शब्द प्रकाश को लगा कि अब आपस में बातचीत करके बात नहीं सुलटने वाली, तो फिर शब्द प्रकाश पहुंच जाता है पुलिस स्टेशन और हाटा पुलिस के पास जाके एक कंप्लेन दर्ज करवाता है। कंप्लेन में बताया कि कैसे ज़मीन का फ्रॉड है, कैसे ज़मीन को लेकर विवाद चल रहा, और उसको लेकर पुरुषोत्तम सिंह अपने दोनों बेटों समेत लगातार हम लोगों को परेशान कर रहे हैं, टॉर्चर कर रहे हैं। FIR दर्ज हुई। दर्ज होने के बाद अब जांच पड़ताल शुरू हुई। पुलिस वालों ने जांच पड़ताल शुरू की भाई कि क्या है क्या नहीं है। पुलिस वाले आते हैं, आने के बाद ग्राउंड लेवल पे चेक करते हैं कि रियलिटी कितनी है। जब ग्राउंड लेवल पे चेक किया तो पता चला कि हाँ भाई सच में ऐसा कुछ विवाद है पुरुषोत्तम सिंह और शब्द प्रकाश की फैमिली के बीच। तो पहले तो 0 FIR हुई, उसके बाद फिर FIR कर दिया गया, उसके बाद फिर चेक किया गया, तफ्तीश की, अलग अलग लोगों से पूछताछ किया, उनके बयान को दर्ज किया, पुरुषोत्तम सिंह के परिवार वालों से भी पूछताछ की, इधर शब्द प्रकाश के परिवार वालों से पूछताछ की, बयान दर्ज किया, फाइनली चार्जशीट बनाई और मामला लोअर कोर्ट में पेश कर दिया। अब इधर लोअर कोर्ट में जब पेश कर दिया, लोअर कोर्ट ने मामले को पहले देखा, उसके बाद मामले को एक्सेप्ट कर लिया। एक्सेप्ट करने के बाद अब दोनों पक्षों के वकील अपना अपना पक्ष रख रहे हैं, जिरह बहस ये तमाम चीज़ें होने लगी। साल 2014 में यह मुकदमा हुआ था, लगातार तारीख पे तारीख लगती रही, लगातार बातचीत होती रही, लगातार मुकदमे की पेशी होती रही, लगातार दोनों पक्ष लड़ते रहे। देखते देखते कई साल गुजर गए। दोनों पार्टी अपने अपने पक्ष को लेकर डिफेंड करती रही, अपने अपने आप को सही साबित करती रही। लगातार वकीलों के चक्कर काटते रहे दोनों परिवार, मोटी मोटी रकम दी, एड़ियाँ घिस गई। साल 2024 आ गया, यानी 10 साल बीत गए। अब साल 2024 में अचानक से जो पुरुषोत्तम सिंह हैं, उन्होंने हाई कोर्ट में इस मामले को चैलेंज कर दिया और कहा कि हमारे परिवार के साथ नाइंसाफ़ी हुई है और उस शब्द प्रकाश की जो दलील है, जो बयान है, वो वैलिड नहीं है। अब ये बात जब हुई तो फिर क्यों नहीं है? तो हाई कोर्ट के सामने पुरुषोत्तम सिंह की फैमिली वालों ने कहा कि अगर हम प्रूव करना चाहें तो एक ही तरीका है कि आप शब्द प्रकाश को कोर्ट में बुला लीजिए, आप उनसे पूछ लीजिए कि भाई उनके साथ साल 2014 में हमने कौन सी मारपीट की थी। अब ये बात जब हाई कोर्ट ने सुनी तो उन्होंने भी कहा कि भाई ठीक है, बुलाओ। अब इस पार्टी से जब कहा गया, शब्द प्रकाश की फैमिली वालों से कहा गया कि शब्द प्रकाश को बुलाओ, और जो वकील से कहा, तब उन्होंने कहा कि शब्द प्रकाश नहीं आ सकते। तो फिर क्यों? तब फैमिली वालों ने कहा कि शब्द प्रकाश की मौत हो चुकी है। खैर, अब 10 साल का मुकदमा, कभी भी मौत हो सकती है। लेकिन फिर पुरुषोत्तम सिंह की फैमिली ने कहा कि सर एक बार पूछिए मौत हुई कब थी और डेथ सर्टिफिकेट कब का बना है। भाई कोर्ट कचहरी में किसी को मुर्दा करार देने के लिए उसका डेथ सर्टिफिकेट होना चाहिए, तो डेथ सर्टिफिकेट कब का है कम से कम दिखाएं। अब जब डेथ सर्टिफिकेट की डिमांड हुई कोर्ट में, उस सर्टिफिकेट को जब पेश किया गया, तब उस सर्टिफिकेट को देख के जज, वकील, तमाम लोग, जितने भी लोग थे, सबकी आंखें फटी की फटी रह गई। चूँकि डेथ सर्टिफिकेट में सीधा सीधा कहा गया था कि जो शब्द प्रकाश है उनकी मौत 2011 में हो चुकी है। अब एक आदमी जिसकी मौत 2011 में हो चुकी है, वो 2014 में थाने आया, आने के बाद FIR किया, और FIR करने के बाद बाकायदा उसने पुलिस के सामने बयान दिया, और तब से मुकदमा चल रहा। अब ये बात जैसे जज साहब देखते हैं, फ़ौरन पुरुषोत्तम सिंह की फैमिली वालों से पूछते हैं कि क्या इसकी मौत सच में 2011 में हुई थी। पुरुषोत्तम सिंह की फैमिली ने खुद कहा कि हाँ साहब, मौत 2011 में ही हुई थी। इधर शब्द प्रकाश की फैमिली से जब पूछा गया कि शब्द प्रकाश की मौत कब हुई थी, तब उन्होंने भी कहा कि 2011 में हुई थी। तो एक आदमी जो ये 2011 में मर गया, हिंदू था तो जला दिया गया बॉडी को, उसका अंतिम संस्कार हो गया, शुद्धिकरण हो गया, तिरहवी हो गई, राख तक को गंगा नदी में बहा दिया गया। कैसे वो FIR करवाने आया और कैसे वो आके बयान दिया? अब ये सवाल पड़ा। अब इस बारे में जब जज साहब शक्ति से पूछताछ करते हैं, तब जो पूरी कहानी निकल के सामने आई वो महज इतनी सी थी कि दोनों फैमिलीज़ के बीच आए दिन झगड़ा होता था,
आए दिन फसाद होता था। शब्द प्रकाश की मौत 2011 में सच में हो चुकी थी, लेकिन जो शब्द प्रकाश की फैमिली थी वो थोड़ी सी दमदार थी, थोड़ी सी दबंग थी। लिहाजा उन्होंने सोचा कि एक काम करो, इसको फंसा दो। फंसाने के लिए उन्होंने क्या किया, शब्द प्रकाश के नाम से ही उन्होंने एक FIR करवा दी कि शब्द प्रकाश खुद कह रहे हैं कि परेशान किया जा रहा। पुलिस ने थाने में बैठे बैठे FIR लिख ली। उसके बाद जब जांच पड़ताल की बारी आई, बयान दर्ज करने की बारी आई, तो थाने में ही बैठे बैठे एक फर्जी बयान उन्होंने कागज़ पे नोट कर लिया। यहाँ तक नहीं चेक किया गया कि जिसके नाम का हम नोट कर रहे हैं वो जिंदा है या मर गया। नोट करके एक फर्जी चार्जशीट बनाई, मामला कोर्ट में गया। अब लोअर कोर्ट की आप बुद्धिमानी देखिए कि उस मुकदमे को एक्सेप्ट कर लिया। एक मुर्दे के बयान, एक मुर्दे के द्वारा किए गए FIR को एक्सेप्ट किया और एक्सेप्ट करके कार्रवाई कर दी। मामला जब हाई कोर्ट में गया, तब हाई कोर्ट ने इस पर जब गंभीरता दिखाई और कहा कि सच सच बताओ, तब बाद में पता चला कि जो केस है पूरा फर्जी है। 10 सालों तक एक पूरे परिवार को इसलिए परेशान किया जा रहा क्योंकि सामने वाली जो पार्टी थी वो दबंग और उसका जोर अच्छा था। 10 सालों तक पुरुषोत्तम सिंह एक फर्जी मुकदमे के दंश को झेलते रहे। ठीक ठाक वकील उन्होंने किया होगा। एक ठीक ठाक वकील पर हियरिंग कम से कम 10,000 20,000 लेता है। लोअर कोर्ट की बात कर रहा हूँ, हाई कोर्ट के तो लाखों लेते हैं। कागज़ टू कॉपी आने जाने का खर्चा, एक दिन जो जाया किया वो, वकील साहब को होली दीपावली पे मिठाई भेजना, पुलिस प्रशासन के चक्कर काटना, डेथ सर्टिफिकेट लेके इधर से उधर घूमना और तमाम चीज़ें। 10 सालों तक लगातार एक फर्जी मुकदमे के दंश को ये लोग झेलते रहे और अब SP साहब को तलब किया गया कि भैया तुम बताओ कैसे 10 सालों तक ये फर्जी मुकदमा चलता रहा। तो देखते हैं क्या होता है। तो आप सोच के देखिए कि पुलिस हमारे देश की कितनी नाकाम है और रस्सी का सांप कैसे बनाती है। तो शायद इससे बेहतर कहानी इस बात को सिद्ध करने के लिए नहीं हो सकती कि लोअर कोर्ट भी मान गया। वो तो भला हो हाई कोर्ट का कि उसने ध्यान दिया, नहीं तो वो भी मामला ख़त्म हो जाता। खैर, तो फिलहाल ये थी पूरी कहानी। उम्मीद है इस कहानी से आपने कुछ सीखा होगा। तो सीखा हो तो क्या सीखा कमेंट कीजिएगा। साथ ही ऐसी अपडेट और ऐसी वीडियो के लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो आपसे कल फिर मुलाकात होगी किसी दूसरी सच्ची कहानी के साथ। तब तक अच्छे रहिए, खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए, अपने देश का ख्याल रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।